हाय जूनियर्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फार्म डी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। फॉर दोज न्यू ईयर, माय नेम इज प्रसाद गागरे। आई एम अ सेकेंड ईयर फार्म डी स्टूडेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्म डी के बारे में। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, फार्म डी एक 6 साल का इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स है जिसका फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इस कोर्स को करने के बाद आप एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में वर्क करते हो और आपको एक डॉक्टर का टैग मिलता है। फार्म डी में आप 5 साल स्टडीज़ और 1 ईयर की इंटर्नशिप करते हो। अगर आपको फार्म डी के बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फार्म डी में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th और सीईटी क्लियर करनी पड़ती है। 12th में आपको मिनिमम 50% चाहिए, आइदर पीसीबी और पीसीएम ग्रुप, और सीईटी में आपको 98% के ऊपर चाहिए यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। आपका 12th हो गया, आपका सीईटी हो गया, आप आ गए फर्स्ट ईयर में। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको 5 सब्जेक्ट रहेंगे मेन। पहला ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, दूसरा एमबी दैट इज़ मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री, चौथा पीओसी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग पीआईसी बोलते हैं। ठीक है, अभी एक रेमेडियल करके भी एक सब्जेक्ट रहता है। तो जिनका 12th में पीसीएम ग्रुप था बोर्ड्स के वक्त था, तो उनको रेमेडियल बायो करके एक सब्जेक्ट रहेगा। और जिनका 12th में पीसीबी ग्रुप था उन्होंने मैथ्स स्किप कर दिया, तो उनको फर्स्ट ईयर में रेमेडियल मैथ्स करके एक सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जो लोग जनरल कैटेगरी से थे, मतलब जिनका पीसीएमबी, उन्होंने चारों के बोर्ड्स के पेपर दिए, तो उनको रेमेडियल सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, उनको सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब ये जो 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, इनके 100 मार्क्स के पेपर्स रहते हैं ईच, प्रैक्टिकल और थियोरी के। तो ये जो 100 मार्क्स है इसको भी अभी डिवाइड किया है 30 और 70 में। तो जो 30 मार्क्स होते हैं ना, वो आपको कॉलेज देती है बाय कंडक्टिंग सेशनल्स। तो जब भी 3-4 चैप्टर सिखा के हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के, तो कॉलेज एक सेशनल कंडक्ट करती है और पूरे साल में 3 सेशनल्स होते हैं। ठीक है, और पहले सेशनल में जो चैप्टर्स कवर हुए वो सेकेंड सेशनल में नहीं पूछे जाते। सेम गोज विथ थर्ड सेशनल। ठीक है, तो आपको 3 में से 2 सेशनल में अच्छा स्कोर करना रहता है और उन दोनों स्कोर्स का मीन निकाल के एंड में वो कैलकुलेट किया जाता है मार्क्स, जब आप एनुअल का पेपर देते हो। तो समझो आपको फर्स्ट सेशन में 25 मिले, सेकेंड सेशन में 27 मिले और थर्ड सेशन में आपको 15 मिले, तो आपका 25 और 27 का जो स्कोर है उसका मीन निकलेगा और वो फिर आगे भेजा जाएगा। ठीक है, अभी जो एनुअल पेपर रहता है वो 70 मार्क्स का रहता है, तो वहाँ पे लोड ज़्यादा रहता है पढ़ाई का, तो वहाँ पे आपको स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू सेशनल, क्योंकि वहाँ पे कम रहता है प्रेशर पढ़ाई का। अभी सेशनल में समझने वाली बात ये है कि जो थियोरी सेशनल रहता है, अगर 30 मार्क्स का पेपर है तो 30 मार्क्स के सवाल आएंगे और आपको 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिकल सेशनल में ऐसा है कि 30 मार्क्स की सेशनल रहती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 मार्क्स का ही पेपर आता है और आपको 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता है। और जो 10 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल्स के रहते हैं। तो आपका जर्नल कंप्लीशन हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, आपका बिहेवियर होगा, आपका अटेंडेंस हो गया, उसके ऊपर कैलकुलेट करके आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप एनुअल पेपर देखोगे तो उसमें स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू सेशनल, बिकॉज एनुअल में कैसा रहता है, पहली बात तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, 3 ही घंटा है आपके पास सिर्फ पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए, और आपके पास टाइम कम है, लिखने के लिए बहुत ज़्यादा है। और एनुअल एग्ज़ाम में MCQs नहीं आते, आपको पूरा पेपर बड़े बड़े आंसर लिख के ही सॉल्व करना है। तो अगर आप देखने जाओगे तो आपके पास टाइम कम है, आपके पास लिखने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ सवाल छोड़ देते हो, कुछ सवाल कम लिखते हो। और एनुअल में ऐसा होता है कि अगर आप समझो 10 मार्क्स का सवाल आया है तो ये पकड़ के चलो कि आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे या फिर 6 मार्क्स, क्योंकि मैक्सिमम 8 मार्क्स ही मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा ही बुकिश लैंग्वेज में आंसर लिख रहे हो तो मैक्सिमम 8 मार्क्स पकड़ के चलो, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी बात करते हैं थोड़े से मेन सवाल के बारे में, कि आपके जो दिमाग में आ रहा होगा कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो देखो, 100 में से टोटल आपको 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट में, थियोरी और प्रैक्टिकल का अलग। तो समझो आपका सेशनल में 25 का मीन बना है, तो आपको एनुअल पेपर्स के वक्त जब 70 मार्क्स का पेपर है उसमें आपको ऑन पेपर कम से कम 30 स्कोर करना पड़ेगा। तो ये 25 और ये 30 ऐड करके फिर आपको 55 मार्क्स मिलेंगे, आप पास हो गए। अगर आप थियोरी में फेल हुए तो आपको थियोरी का पेपर देना पड़ता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फेल हुए किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको थियोरी का भी पेपर देना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकल का भी पेपर देना पड़ेगा। तो ऐसा रहता है।
तो इसलिए आपने सेशनल्स पे ज़्यादा ध्यान दो। जब भी कॉलेज में सिखा के हो जाएगा ना, उसको पढ़ो, उसको रिवाइज़ करो, उसको बार बार ऐसा रटते रहो, समझो, तो जिससे आपको सेशनल में ज़्यादा हेल्प होगी और एनुअल में तो हेल्प होगी ऑब्वियसली। तो सेशनल्स पे ज़्यादा फोकस करो हमेशा, क्योंकि एनुअल में कैसा रहता है कि आपके पास टाइम कम रहता है, 3 घंटे का पेपर रहता है और 70 मार्क्स का ये रहता है, एग्ज़ाम रहती है। तो आपके लिए लिखने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन आपके पास टाइम कम पड़ जाता है। तो आप क्या करो, आप सेशनल पे फोकस्ड रहो, बिकॉज सेशनल में पहले ही आपके पास लोड बहुत कम रहता है, 3-4 चैप्टर्स ही आते हैं उसके अंदर। तो आप सेशनल में इजीली स्कोर कर सकते हो और आपको 3 बार सेशनल देने का चांस मिलता है, ठीक है। तो आप तीनों में से 2 में भी अच्छा स्कोर करते हो तो आपका मीन अच्छा बनता है और आपको ऑन पेपर एनुअल में 70 में से 30-40 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 40, 65 मिल गए, 100 में से पास हो गए आप लोग, ठीक है। अब ये तो हो गई पास होने वाली बात, लेकिन अगर आपको सही में एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है, तो आप फर्स्ट ईयर से ही अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, अलग अलग बुक रेफरेंस यूज़ करो। फिर आप अभी आर्टिकल्स तो आप मत ही पढ़ो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ही हो तो डर जाओगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखो मेडिकल फील्ड की, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हो गई, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कर ही सकते हो। तो आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट ईयर पूरा 12th के ऊपर ही बेस्ड रहता है। जो आप 12th में बायोलॉजी में पढ़ के आते हो, CNS हो गया, बॉटनी हो गया, वो सब यहाँ पे आ जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सिर्फ एक नया सब्जेक्ट रहता है फार्मास्यूटिक्स करके, और वो भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, वो भी ईजी रहता है। सिर्फ दवाइयों के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। बाकी सब 12th के ऊपर ही बेस्ड है। तो अगर आपका 12th अच्छा गया है तो आपका फर्स्ट ईयर आराम से निकल जाएगा। आपको आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड करने। फर्स्ट ईयर में जो HAP सब्जेक्ट है, जो मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आगे के ईयर्स को लेके। मतलब अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको HAP और बायोकेमिस्ट्री हेल्प करने वाली है, क्योंकि वहाँ पे जब आप दवाइयों के बारे में, नई नई दवाइयों के बारे में पढ़ोगे तो आपको वही कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में HAP और MB के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपको सेकेंड और थर्ड ईयर में समझने में कोई ऐसा हार्ड नहीं जाएगा आपको, ठीक है। POC हो गया, PIC हो गया, ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने नहीं है देखने जाएंगे तो, लेकिन उनको भी करना है अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ हवा में छोड़ दिया, उनको भी करो अच्छे से, जितना हो सके आप समझो चीज़ों को। एग्ज़ाम्स के वक्त तो सारे लोग ही पढ़ते, सारे लोग ही रटते। अगर आपको समझ में आ गया वो चीज़ कि ये क्या पूछ रहा है सवाल में, तो आप अपने मन से अगर अच्छे से लिख सकते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा बुकिश लैंग्वेज में लिखते रहोगे या बुकिश लैंग्वेज में ही पढ़ोगे तो आपको याद तो रहेगा, लेकिन ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा और आपको समझ में भी ज़्यादा कुछ आएगा नहीं उसमें से। तो इससे अच्छा अपनी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करो, उसको याद करने की कोशिश करो। सर रटते रहोगे तो, रटना तो किसी को भी आ जाता है। अभी जब एग्ज़ाम्स आते उसके 1-2 महीने पहले सब लोग रटते ही है। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ बुक्स सजेस्ट करूँगा जो आपको आपके फर्स्ट ईयर में आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में और आपको एग्ज़ाम पास करने में हेल्प करेंगे। आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को पहले रेफ़र करना, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसकी वजह से आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। और ट्राई करो कि हर सब्जेक्ट के लिए आप एक से ज़्यादा बुक्स को रेफ़र करोगे, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो एक बुक के अंदर आपको नहीं मिलते, और मिल भी गए तो इतने अच्छे से कवर नहीं होते। तो अगर आपके पास ज़्यादा रेफरेंस बुक्स रहेंगी तो आपके सारे टॉपिक्स इन डिटेल कवर होंगे, और आप जब नोट्स एक बार बना लोगे तो आपको वापस से उन बुक्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने नोट्स के ऊपर ही रिलाई रह सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू गाइज़। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई एम अ बिगिनर, जो मैंने अभी शुरू किया था और हमारे इतनी जल्दी 100 सब्सक्राइबर हो गए। ये एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन है मेरे लिए, और मैं एक नई चीज़ पे काम करने वाला हूँ, वो जल्दी आपको रिवील करूँगा वो क्या है। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू गाइज़। बाय।